अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वकास अहमद सिद्दीकी है और आज इस कोर्स इंट्रोडक्शन टू सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हुए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इस डिज़ाइनिंग के प्रोसेस के दौरान हमने कितनी दफ़ा या किन किन टाइप्स में अपने प्रोग्राम को लिखना होता है, कैसे हमने अपने प्रोग्राम को इनपुट एंड आउटपुट प्रोवाइड करना होता है। आज का जो हमारा कंटेंट है, जो आज हम देखेंगे, वो है हमारे पास डिज़ाइनिंग अ प्रोग्राम। किस तरह से प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है, सोचा कैसे जाता है कि प्रोग्राम लिखा जो जा रहा है उसका कंटेंट क्या होगा, किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग करनी है, आउटपुट और इनपुट एंड वेरिएबल्स क्या होंगे हमारे प्रोग्राम के। हम ये देखते हैं कि वेरिएबल असाइनमेंट कैसे किया जाता है और कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, वेरिएबल को डिक्लेयर एंड सम डेटा टाइप्स। बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ प्रोग्राम की। प्रोग्राम को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। जब भी कोई प्रोग्रामर, कोई भी कोडर, कोई भी ऐसा बंदा जो कोडिंग कर रहा है, कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करता है लिखना, तो वो डायरेक्ट कोई कोड लिखना स्टार्ट नहीं कर देता कि फर्स्ट स्टेप उसका कोड लिखना हो, उसको बस प्रोग्राम मिले और वो काम करना शुरू कर दे। वो कोई भी बंदा जो प्रोग्राम लिख रहा हो, सबसे पहले वो प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग करता है। अब इस डिज़ाइनिंग के बाद फिर उसकी वो कोड जो उसके हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर या मशीन कोड के अंदर या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर उसको प्रोग्रामिंग करनी है, जो उसने लैंग्वेज चूज़ की है, फिर वो उसके अंदर उसकी कोडिंग लिख रहा होता है। जितने भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर प्रोग्रामिंग देखी है, हर प्रोग्रामिंग के अंदर आपके रूल्स जो हैं वो चेंज होते हैं। इन रूल्स के लिहाज से इनके सेंटेक्स, इनकी वर्किंग चेंज होती है। किसी भी लैंग्वेज के सेंटेक्स जो हैं या रूल्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि कैसे किसी ऑपरेटर को, किसी कीवर्ड को या किसी भी वर्ड को हमने यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। किस तरह से हमने उसको यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम को यूज़फुल तरीके से लिखना है या बनाना है। जब भी हम डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम को, तो अगर ब्रीफ ओवरव्यू में देखें या इस तरह से कहें कि हम एक ब्रीफ समराइज फॉर्म में देख लें अपने प्रोग्राम को, तो हम दो स्टेप के अंदर अपने प्रोग्राम को तोड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास अंडरस्टैंड द टास्क दैट द प्रोग्राम इज टू परफॉर्म। सबसे पहला टास्क हमें ये बता रहा होता है कि हमने ये चीज़ चेक करनी है कि पहले तो पता करें कि प्रोग्राम को काम क्या करना है। आपसे कहा गया कि एक कैलकुलेटर बना दिया जाए। अब आप फ़ौरन ही बैठ गए कैलकुलेटर, कोई बंदा फ़ौरन बैठ गया कैलकुलेटर बनाने को, लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं कि कैलकुलेटर के अंदर कौन-कौन सी ख़ुसूसियत होनी चाहिए, कौन-कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए। क्या उसके अंदर सिंपल अरिथमेटिक होना चाहिए जो कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, या इन सिंपल अरिथमेटिक के अलावा भी हमारे पास कोई प्रोग्राम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई परसेंटेज का फॉर्मूला आ रहा हो, कोई साइन का आ रहा हो, कॉस का आ रहा हो, या सिंपल एक हमारे पास कैलकुलेटर पूरा ही बनना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारा प्रोग्राम क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करेगा या क्या-क्या उसने काम परफॉर्म करने हैं। आफ्टर दिस जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम को क्या-क्या काम करने हैं, हम स्टेप्स को डिटरमाइन करते हैं। वो स्टेप्स जो बताएँ कि हमने अपने जो ऊपर हमने डिसाइड करा है टास्क, उनको परफॉर्म कैसे करना है। कौन-सा स्टेप पहले लिखना है या कौन-सा टास्क हमने पहले करना है और कौन-सा टास्क हमने बाद में करना है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा और ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द टास्क दैट द प्रोग्राम इज टू परफॉर्म। सबसे पहले ये देखना है, हम सबसे पहला वाला पॉइंट देख रहे हैं जिसके नाम ये देखेंगे कि टास्क कौन से प्रोग्राम को परफॉर्म करना है। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है देखना कि हमारा प्रोग्राम क्या काम करना चाहता है और उसके हमने कौन से हमारे पास फंक्शन परफॉर्म होंगे। इस काम के लिए जो भी बंदा कोडर है या जो भी बंदा प्रोग्रामर है, वो मीटिंग अरेंज करता है किसी कस्टमर के साथ।
कस्टमर कौन होता है? कस्टमर वो बंदा होता है जिसको वो प्रोग्राम चाहिए होता है, जिसको वो आउटपुट फॉर्मेट में वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन की नीड होती है, उस बंदे को कस्टमर बोला जाता है। या इन शॉर्ट वर्ड में ये कहा जाए कि वो बंदा जो पे कर रहा हो आपको किसी भी एप्लीकेशन पे या आपके इन प्रोग्राम्स पे, इन कोड के अगेंस्ट में, वो बंदा कस्टमर कहलाता है। सबसे पहले हम या इस तरह से भी कहा जा सकता है, जो आपके यूजर एंड पे लोग बैठे हुए हैं वो आपके कस्टमर हैं। सबसे पहले उन यूजर एंड पे बैठे हुए लोगों की नीड्स के बारे में पता करना होता है रिगार्डिंग दैट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के लिहाज से उनकी नीड क्या है, वो चाहते क्या है, इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें मौजूद हों। ओके, हमारे पास पे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि हमने सबसे पहले कस्टमर या यूजर एंड पे बैठे हुए बंदे से इंटरव्यू करना है, और इस इंटरव्यू के दौरान हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम को कितने तरीकों में या कितने वेज के अंदर तोड़ना है, और ये सारे जो टास्क हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर गिवन होते हैं, हम उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में अपने यूजर एंड से पूछते हैं। लेट्स से अगर उसने कहा है कि ऐड करना है, कोई कैलकुलेटर बन रहा है और उसके अंदर एडिशन करनी है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन अरेज होना चाहिए कि ओके, एडिशन तो सही है लेकिन कितनी डिजिट्स की एडिशन मैक्सिमम होनी चाहिए? क्या दो, चार, छः, आठ? अब जैसे कैलकुलेटर होता है हमारे पास, एक सिंपल कैलकुलेटर जो छोटा कैलकुलेटर है वो 8 डिजिट्स तक का आंसर प्रोवाइड कर सकता है। 8 डिजिट से जैसे ही ऊपर जाएंगे उसके अंदर एरर शो हो जाएगा। जो थोड़ा और बड़ा कैलकुलेटर होता है जिसकी स्क्रीन आपके पास और वाइड है, वो 12 का भी दे सकता है। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ जाते हैं तो वो फिर पावर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई पावर तक की चीज़ भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमने इस तरह के टास्क के बारे में पूछना होगा, या इन टास्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है अपने उस यूज़र एंड पे बैठे हुए उस कस्टमर से पूछनी होगी कि आपको इसके अंदर किस तरह की डिटेल्स चाहिए। अगर वो लेट से, जैसे वही वाली बात, अब वो कहता है कि एडिशन करनी है तो कितने वर्ड्स तक की एडिशन वो कर सकता हो कैलकुलेटर। या अगर उसने कहा कि भाई मुझे एवरेज निकालनी है तो कितनी चीज़ों की एवरेज निकालनी हो, या अगर इस तरह से भाई वो कहता है कि भाई सिंपल कैलकुलेटर और सम फंक्शन, तो अब उस सम फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ है। अब वो कहता है कि यार सिंपल मीन मीडियन मॉड हो उसके अंदर, एवरेज का एक बटन लगा हुआ हो उसके अंदर, अगर मुझे कुछ पावर देना हो तो पावर कैप वहाँ पे मौजूद हो, लॉग की फॉर्मेट के अंदर गिवन है, तो हमें फिर ये सारी चीज़ें पॉइंट्स नोट आउट करके उनके फॉर्मूले लाइब्रेरी में डालने हैं या उनके फॉर्मूले वहाँ पर जनरेट करने हैं एज अ की। उसके बाद जब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली तो उसको पढ़ा जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है और रिक्वायरमेंट्स को लिखा जाता है कि हमारे पास किन किन लाइब्रेरीज, किन किन सॉफ्टवेयर की हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी। फिर जब ये हमारे पास रिक्वायरमेंट का काम हो जाता है, हमें पता है कि अब हमारा प्रोग्राम क्या काम करेगा, तो उसके बाद हमारे पास आता है हमारा सेकंड स्टेप। इस सेकंड स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन कैसे परफॉर्म होगा। जब हमारे टास्क डिसाइड हो जाते हैं तो हम अपने टास्क को डिवाइड करते हैं। ये डिवीजन हमारे पास पैरेलल भी चल सकती है, और एक स्ट्रेट लाइन में सिंगल सिंगल करके भी हम अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द टास्क, डिपेंड ऑन द वर्किंग। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जैसे लेट्स से कि वेबसाइट बनानी है, तो अब इस वेबसाइट के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग आ रही होती है। एचटीएमएल आ गई, आपके पास जावास्क्रिप्ट आ गया, और दूसरी तरह की आपके पास प्रोग्रामिंग आ रही है। तो उन प्रोग्राम्स को हम पैरेलली कोड कर सकते हैं कि जावा एक बंदा प्रोग्राम कर रहा है, एक बंदा एचटीएमएल के लिहाज से लेट्स से प्रोग्राम कर रहा है। वैसे अगर सी के लिहाज से बात करें तो बहुत सारे इस तरह की हमारे पास चीज़ें होंगी जो हम डिफरेंट जगहों पे वो वेरिएबल्स इनपुट ले रहे होंगे। वंस आपने इनपुट ले लिया, अब वो जो इनपुट है वो डिफरेंट फॉर्मूलों के अंदर वो चीज़ प्लेस हो रही होगी। लेट्स से आपसे कहा कि ए बी आप सेलेक्ट करें कि आपने कितने चीज़ों के ऊपर वर्किंग करनी है। आपने कहा कि मुझे 3 ए, बी और सी के ऊपर वर्किंग करनी है लेट्स से। वो आपसे पूछेगा ए का नंबर प्रोवाइड कर दो कैलकुलेटर में, बी का, सी का। आपने सर तीनों की वैल्यू प्रोवाइड कर दी। फिर वो आपसे पूछता है कि अब मुझे बताओ कि आपने कौन-सा फंक्शन परफॉर्म करना है। आपने लेट्स से कह दिया ऐड। जो स्टार्टिंग में आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड करी है, ये वैल्यू जितने भी ऑपरेटर हैं वो सबके पास प्रोवाइड होगी। अगर आपने ऐड प्रेस करा तो वो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये जो नंबर है ये सबके पास प्रोवाइड हो रहा होगा। जैसे लास्ट उसके अंदर हमने चेक किया था, हमारे पास दो तरह की अप्रोचेस होती हैं किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए या प्रोग्राम को लिखने के लिए। एक टॉप डाउन है और एक बॉटम अप अप्रोच है।
तो उसी हिसाब से हम अपने टास्क को ब्रेक डाउन करते हैं या सम अप करते हैं टू गेट आवर आउटपुट या टू गेट एनीथिंग, टू गेट द रिजल्ट्स, ये कह सकते हैं। वंस आपने एक टास्क डिवाइड कर दिए, उसके बाद हमारा एल्गोरिथम बनाया जाता है। एल्गोरिथम एक लॉजिकल स्टेप्स होते हैं कि भाई ये फंक्शन परफॉर्म होगा इस तरह से, ये फंक्शन हमारे पास परफॉर्म होगा इस तरह से, इसका इनपुट इस तरह से आएगा, आउटपुट इस तरह से जाएगा, ये फॉर्मूला हम प्रोसेस में यूज कर रहे होंगे। इन एल्गोरिथम्स वगैरह के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप चीज आती है, उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है हमारे पास साइडो कोड्स। ये साइडो कोड्स जो हैं, दो वर्ड्स के अंदर टूटा हुआ है, एक साइडो और दूसरा कोड। साइडो मीन्स होता है हमारे पास फेक, फेक कह लें या कहोगे जाली, या इस तरह से कहा कि हमारी एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हमने चीज लिखी हुई है। और कोड मतलब वही आपने किस तरह से उसको वर्क करना है। फुसाइडो कोड्स का मतलब होता है फेक कोड। ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसके अंदर अपने टास्क हमने तोड़े हुए, लेट्स हमने अपना कोई भी फंक्शन या जैसे हमने एक रिपोर्ट कार्ड बनानी है, तो हमने रिपोर्ट कार्ड को तोड़ने के लिए हमने लिखा है कि भाई लेट्स से 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट के सब्जेक्ट ए की एंट्री मार्क्स आ जाए, सब्जेक्ट बी की मार्क्स आ जाए, सी की मार्क्स आ जाए, डी ई एफ, इस तरह करके 6 आपने मार्क्स ले लिए। फिर उसके आपने एवरेज ले ली, फिर उस एवरेज के लिहाज से आपने ग्रेडिंग का सिस्टम बनाया हुआ, उससे आपने उसको कंपेयर करके ग्रेड दे दिया। तो ये आपने जो फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर स्टेप्स लिखे हुए हैं कि पहले आपने एंट्री करनी है मार्क्स की, फिर उसके एवरेज निकालना है, फिर उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज निकालनी है, फिर आपने टोटल नंबर देखने हैं, जो भी इस तरह के आपके स्टेप्स हैं। ये जो अगर आप इसको लिस्ट डाउन करते हैं तो ये आपके पास कहलाता है पसाइडो कोड। फॉर एग्जांपल, आपको सुबह उठ के एयरपोर्ट जाना है, तो लेट्स से सुबह उठ के आपके पास बहुत टाइम है और आपको एयरपोर्ट भी जाना है। आपको इसका पसाइडो कोड्स लिखना है अपनी फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैकिंग होगी, आप रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, जो भी आपने फ्रेश अप हुए, मुंह हाथ धोया, वॉशरूम वगैरह गए, नहाया, कपड़े बदले, ब्रेकफास्ट करा, कैब बुक करी आपने, सारा सामान अपने एक जगह पे रख लिया आपने, रीचेक करा जो भी चीज़ें आपने वहाँ पे चेक करानी है, टिकट्स वगैरह या जो भी आपके पासपोर्ट वगैरह है। उसके बाद जब कैब आ गया, हमने लोड करा सारा सामान, बैठे और वहाँ पे आप टाइम से पहले 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम है पीरियड होता है उससे पहले आप वहाँ पहुँच गए, चेक इन करा आपने और फिर आप प्लेन के अंदर चले गए। तो ये जो आपने स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करी है, ये आपके पास अगर आप लिखते हैं तो ये आपके पास साइडो कोड होता है। इसके बाद आप इसको डायरेक्टली किसी एक्चुअल कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। पोसाइडो कोड्स की अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं कि हमने किसी भी एम्प्लॉय की क्रॉस सैलरी उसको पे करनी है, या हमने ये चेक करना है कि भाई उसका पे कैलकुलेटिंग प्रोग्राम बनाना है कि कितना उसका पे होगा। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि उस एम्प्लॉय के वर्क आवर क्या होंगे। तो हमने यहाँ इस थर्ड पॉइंट के अंदर उसके वो देख ली कि वर्क आवर क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके इनपुट आवर क्या है, तो जो भी वर्क आवर आया उसको हमने आवर के अंदर इनपुट कर दिया। फिर डिस्प्ले हो आपके पास के एम्प्लॉय का चीज पर आवर कितना है, पैसे कितने उसको मिल रहे हैं, वो चीज आगे पे रेट के अंदर चला जाए। तीसरा आपके पास फॉर्मूला होगा जो इन दोनों के ऊपर वर्किंग कर रहा होगा, ये प्रोसेस है आपके इनपुट का। ये इनपुट हो गए दो चीजें, ये प्रोसेस हो गया, और ये लास्ट में आपके पास आउटपुट आ जाएगा। फिर पोसाइडो कोड्स के बाद हमारे पास आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी एक और वे है हमारे किसी भी फंक्शन को लिखने का। इसके अंदर हम बता रहे होते हैं कि जो हमारे पास पोसाइडो कोड है या जो भी हमारे पास डेटा है, हम उसको फ्लो किस तरह से कर रहे हैं, या वो डेटा किस तरह से फ्लो होता है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। इसके अंदर हम अपने डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट्स के अंदर लिख रहे होते हैं, और ये ग्राफिकल फॉर्मेट हमें बता रहा होता है कि हमारा जो डेटा टाइप है वो किस तरह से है। कुछ ग्राफिकल फॉर्मेट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या हम ये कहें कि हम उनको जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है ओवल। ओवल हमारे पास स्टार्ट और एंड को शो कर रहा होता है, ये किसी भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग टर्मिनल के कहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और एंड टर्मिनल कहाँ पे हमारा प्रोग्राम जाकर एंड हो रहा है, इसको दिखा रहा होता है। फिर हमारे पास पैरेललोग्राम्स आ रहे होते हैं जो हमारे पास इनपुट या आउटपुट को शो कर रहे होते हैं। रेक्टेंगल्स आते हैं जो हमारे पास प्रोसेसिंग को शो करते हैं, फार्मूला एंड अदर थिंग्स। हमारे पास और दूसरी चीजें आती हैं जैसे कनेक्टर्स, ऑन पेज या ऑफ पेज कनेक्टर्स हैं। हमारे पास डिसीजन बॉक्स आते हैं कि हमें किसी चीज़ का डिसीजन लेना है, यस या नो, ट्रू या फॉल्स का, या किसी भी चीज़ का।
तो हम उसको डिसीजन बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। अब यही प्रोग्राम जो पे कैलकुलेटर का हमने देखा था, इसी को अगर हम फ्लो चार्ट में देखें, तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा, ऊपर हमने लिख दिया स्टार्ट, फिर इनपुट जो आपने चीजें लेनी थी वो आपने इनपुट ले लिया, जो डिस्प्ले करना था कि डिस्प्ले एंटर द नंबर ऑफ आवर, जो भी चीज आ रही थी उसको आपने इनपुट आवर में डाल दिया, फिर पे रेट डाल दिया। फिर ये जो ऊपर की 4 पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट पैरेललोग्राम में है, ये आपके पास इनपुट के वर्किंग शो कर रहे हैं। फिर आपके पास आ गया एक रेक्टेंगल जो प्रोसेस को शो कर रहा होता है आपको। प्रोसेस के बाद फिर आपने आउटपुट के अंदर आपने दिखा दिया क्या चीज आपके पैरेललोग्राम के अंदर आपके पास जो आउटपुट आ रहा था। और फिर उसी के बाद आपके पास एक एंड, जो आपके प्रोग्राम को एंड शो कर रहा है। इसी के बीच में अगर कोई आपके पास लेट से डिसीजन बॉक्स होता, तो हम उस डिसीजन बॉक्स के लिए बनाते अपना इस तरह से एक डायमंड फॉर्मेट का चीज बता रहे होते, जिसके अंदर हमारे पास यस या नो लगा होता। यहाँ से हमारे पास पुराना प्रोग्राम आता, फिर इसके 3 पॉइंट निकल सकते थे, एक लेट से ये यस और लेट से ये नो। अगर नो है तो वापस कहाँ पर जाना है, यस है तो कहाँ पे जाना है, या अगर लेट से कोई 3 पॉइंट है 1 2 3, तो एक पॉइंट यहाँ से भी आपने निकाल दिया। ये खैर डिपेंड करता है कि हमारे डिसीजन बॉक्स में इनपुट और आउटपुट क्या वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और शो हो रही है, एरो। ये एरो बता रहा होता है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फ्लो ऑफ प्रोग्राम के लिए हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आउटपुट, इनपुट एंड वेरिएबल्स की अगर बात करें, तो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम या कोई भी कंप्यूटर, कोई भी हमारी डिवाइस जो है, वो 3 तरह की चीज़ों के ऊपर ही वर्किंग कर रही होती है। इनपुट रिसीव करना, जो भी इनपुट रिसीव हुई है उसको सम प्रोसेस उसके ऊपर परफॉर्म करना या उसको प्रोसेस से गुजारना। और फिर आउटपुट का प्रोसीजर, अब डिपेंड करता है कि इनपुट कैसे आप ले रहे हैं और आउटपुट किस तरह से दे रहे हैं, और बीच में जो प्रोसेस है वो कैसे कर रहे हैं। बाज़-औक़ात कंप्यूटर लगा होता है, बाज़-औक़ात सीपीयू का आपके पास लगा होता है, बाज़-औक़ात आपके पास कोई दूसरा आपके पास माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है, आपके पास पीएलसीज वगैरह लगी होती हैं, डिफरेंट तरह के आपके पास बीच में प्रोसेसर लगे होते हैं। आउटपुट के लिए आपको हार्ड फॉर्म में जैसे प्रिंटर्स वगैरह हैं आपके पास चाहिए चीज़, या आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में मॉनिटर्स वगैरह हो गए, कोई पे डिस्प्ले देना है आपने, प्रोजेक्टर्स वगैरह हो गए। इस तरह के आपके पास डिफरेंट तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस जो अभी हम पीछे देख रहे थे प्रोग्राम का, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का, आपने इनपुट दिया वर्क आवर और पे रेट, प्रोसेस हुआ। अब प्रोसेस के अंदर कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, हमने जस्ट इंग्लिश में लिख दिया है, और फिर आपके पास आउटपुट के अंदर चीज जनरेट हो गई। फिर हमारे पास आता है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग्स जो होते हैं हमारे पास, वो चीज़ें होती हैं जो हम डिस्प्ले के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई डिस्प्ले, पे रेट, या इस तरह की और डिफरेंट तरह की चीज़ें। ये वो पीस ऑफ डेटा होती है जो कि हम करेक्टर्स होते हैं जो हम डिस्प्ले करना चाह रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम या आउटपुट के अंदर। इनको हम मोस्टली लिख रहे होते हैं कोड्स के अंदर, डबल कोड्स के अंदर, या कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर हम इनको सिंगल कोड्स के अंदर भी लिख रहे होते हैं। मोस्टली ये चीज़ें एज इट इज़ ही शो हो जाती हैं, जो भी हमने लिखा होता है वही चीज़ एज इट इज़ शो हो जाती है। जैसे अभी लेट से पीछे के प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखें, तो हमने यहाँ पर जैसे ये एंटर द आवर, इसको डबल कोड के अंदर शो किया हुआ है, ये चीज़ एज इट इज़ हमारे पास आउटपुट के अंदर शो हो रही होगी। तो स्ट्रिंग मोस्टली वो चीज़ होती हैं जो हमने लिखी। स्ट्रिंग मोस्टली कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं जो हम चाहते हैं कि नॉर्मली डिस्प्ले हो रहे हो हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो ये प्रोग्राम्स या लैंग्वेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम डबल कोड यूज़ कर रहे हैं या सिंगल कोड कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है वेरिएबल एंड इनपुट। वेरिएबल कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी ऐसी प्लेस का नाम जहाँ पर हम अपना डेटा रख रहे हैं या जहाँ पे हम अपने डेटा को प्रोसेस करवा रहे हैं, आउटपुट के अंदर लेकर आ रहे हैं। वेरिएबल का जो इनपुट है इसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी नाम से, किसी भी नेम से, और ये नेम सिंगल होना चाहिए। सिंगल से मुराद के अगर आप लेट से सिर्फ सिंगल अल्फ़ाबेट ज़रूरी नहीं है। अगर आपने आवर लिखना है तो आप पूरा आवर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हम सिंगल की बात करें, जैसे लेट से अगर मुझे अपना नाम देना है वकास अहमद, तो अब मैं पूरा वकास अहमद नहीं दे सकता क्योंकि वकास अहमद के बीच में स्पेस है। हम मोस्टली जब भी नेम देते हैं तो हम स्पेस का यूज़ नहीं करते। अब ये भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट रूल्स हैं।
कहीं पे आपको मिला के ही लिख देना पड़ता है, कहीं पे डिफरेंशिएट करने के लिए या अलग अलग लिखने के लिए हम बीच में अंडरस्कोर का यूज कर रहे होते हैं। तो ये खैर डिपेंड करता है। मोस्टली इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका पहला वर्ड उठा लेते हैं। लेट्स से अगर पे रेट है या पे है कस्टमर की, तो पे का हमने पी उठा लिया, रेट है तो आर उठा लिया हमने, आवरली है तो एच उठा लिया उसका। इस तरह से फर्स्ट लेटर हम उठा ले रहे हैं। बाज़ औक़ात समझने के लिए या बिगनर्स के लिए हम पूरे पूरे नाम भी यूज कर रहे होते हैं, जैसे पे को पूरा पे ही लिखा है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल असाइनमेंट से मुराद ये है कि हमने किसी भी वेरिएबल को जो हमने नाम दिया है पीछे, उसको हम किसी कोई नंबर या कोई भी डेटा कैसे असाइन करते हैं। मोस्टली असाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं असाइनिंग ऑपरेटर, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, जो कि है आपके पास इक्वल्स टू। किसी भी चीज को इक्वल्स टू करके लिखेंगे तो वो चीज असाइन हो जाएगी। इक्वल्स टू की टू साइड्स है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड है। मोस्टली राइट साइड पे जो चीज लिखी होती है वो असाइन हो रही होती है आपके लेफ्ट साइड पे। जैसे सेकंड पॉइंट के अंदर आप देखें लिखा हुआ है सेट प्राइस इक्वल्स टू 20, तो ये 20 असाइन हो गया है हमारे इस सेट प्राइस के ऊपर। ओके, यहाँ पे अब क्वेश्चन ये रेज होना चाहिए, सेट प्राइस तो दो वर्ड है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास प्रोग्राम के अंदर लेट से स्पेस का नहीं है और अंडरस्कोर का नहीं है, तो ये सेट प्राइस मिला के लिखा हुआ होगा। जैसे सी वगैरह के अंदर हम मोस्टली अंडरस्कोर डाल के ये चीज लिख देते हैं। इसके अलावा और दूसरे फंक्शन भी हो सकते हैं। लेट्स से कि अगर मुझे अपना डेटा सेव करना है, मैंने एक डेटा दिया ए, एक डेटा दिया बी, और मुझे उस डेटा को सेव करना है कहीं पर ऐड करके, तो मैं वो चीज इक्वल टू के अंदर भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने कहा कि एक ए है डेटा, एक बी है डेटा। ये कोई भी डेटा है जो बाहर से मैं ले रहा हूँ, मैं यूजर इनपुट दे रहा है कि ए और बी क्या है, तो ये जो भी आ रहा है डेटा वो मैं ऐड करूँ और ले जाकर मैं सेव कर दूं। तो ये इसका जो भी डेटा होगा, इसकी वजह से हमने क्या करा, असाइन कर दिया एडिशन कहाँ पर, सी पे। जो भी डेटा इनपुट आ रहा होगा, लेट से मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है 5 और यहाँ पे इनपुट मैंने दिया है 6, तो ये दोनों चीजें असाइन होगी, एक 5 को और एक ए को और एक बी को। इनकी एडिशन ऑटोमेटिक कहाँ पे जाकर असाइन हो जाएगा, सी में। असाइनिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे भी हमने देखा, इक्वल्स टू का साइन। अब ये डिपेंड करता है, आप वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं, इनपुट वगैरह के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आती है डेटा टाइप। डेटा टाइप को भी हम असाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, वो हम करते हैं बिल्कुल स्टार्ट में। जैसे इनपुट का डेटा है आपके पास, सॉरी, जैसे आपके पास डेटा की टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या चीज़ है। स्टार्टिंग में ही हम बताते हैं कि जो भी हम डेटा इनपुट लेंगे उनके नाम क्या होंगे और उनकी टाइप्स क्या होगी। दो तरह की चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, नाम क्या होगा उसका और उसकी टाइप क्या होगी। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो उसके स्टार्टिंग के अंदर हम लिख रहे थे INT पैरामीटर, INT एरिया, INT लेंथ, INT ब्रेथ, इस तरह करके हम, ये जो हमने INT दे रहे थे ये उस वेरिएबल की टाइप थी, कौन सी टाइप का डेटा है। और नेम जो हम दे रहे थे वो थी लेंथ या ब्रेथ या पैरामीटर या जो भी इस तरह के था नेम। ये दो तरह के वेरिएबल होते हैं। हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी करते हैं और साथ साथ हम बताते भी हैं कि कौन सा हमें वेरिएबल टाइप चाहिए। Okay. दो तरह की चीज होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। वेरिएबल इनिशियलाइज्ड वो होता है जहाँ पे हमने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी हो, सही। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल वो होता है कि हमने पूरा प्रोग्राम तो लिख लिया लेकिन कुछ वेरिएबल हमारे पास यूज नहीं हुए। लेट्स हमने इनिशियलाइज कर दिया ए बी और सी, लेकिन ए बी सी और डी, लेकिन हमारे पास जो वर्किंग है वो ए बी और सी पे ही थी। तो ए बी और सी जो है हमारे पास एज अ वेरिएबल इनिशियलाइज आ जाएगा, सही है, या इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस में आ जाएगा। और अनइनिशियलाइज वेरिएबल जो होगा हमारे पास वहां पर डी कहला रहा होगा। ओके, नंबर, न्यूमेरिक लिटरल्स एंड डेटा टाइप कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। कोई भी नंबर अगर प्रोग्राम कोड में लिखा जा रहा है तो वो आपके पास न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाएगा। ओके, इसके बाद फिर डेटा टाइप की कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक लिटरल जो है वो डेसिमल पॉइंट के अंदर लिखा गया, जैसे यहाँ पे अभी हमने 2.75 लिखा हुआ है, तो ऐसे नंबर को आपने
एज अ रियल स्टोर करना है, और इसको एज अ रियल ही ट्रीट किया जाएगा जब प्रोग्राम हम रन कर रहे होंगे। और अगर आपके प्रोग्राम के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ऐसा न्यूमेरिक लिटरल जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव हो रहा होगा एज एन इंटीजर, और इसको हम ट्रीट करेंगे एज एन इंटीजर ही जब प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे। आज का जो हमने लेक्चर देखा है ये हमारे पास पियर्सन से उठाया हुआ है, और पियर्सन की जो हमने बुक यूज़ की है वो है स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड डिज़ाइन, 5th एडिशन। इस वेबसाइट पे जाकर आप इसको उठा सकते हैं, या इस वेबसाइट से जाकर आप इस जो डेटा हमने लिया है वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.pearson hired.com/asset/preference और ये सब नंबर्स। आज के लेक्चर में यहीं तक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।